नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। अभी तक मैं आपको बहुत छोटी छोटी कहानियाँ किसी खास लेखक की लिखी हुई सुनाती रही हूँ। आज मैं बैठी हुई रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ रही थी। उनकी एक कहानी पोस्ट मास्टर मेरे दिल को करीब आई, बहुत करीब आई। तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसे सुनाऊँ। और आज मैं ये कहानी थोड़ी सी लंबी ही सुनाऊंगी क्योंकि मैं इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा को ऐसे के ऐसे ही सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी पोस्ट मास्टर। पहले पहल काम शुरू करते ही पोस्ट मास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। पास ही एक नील कोठी थी, इसीलिए कोठी के स्वामी ने बड़ी कोशिश करके ये नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्ट मास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्ट मास्टर की हुई। एक अंधेरी आठचला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी। न वे शिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर पर कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना भी नहीं जानते थे। नई जगह में पहुंचकर वो या तो उद्दत हो जाते हैं या अप्रतिभ, इसीलिए स्थानीय लोगों से उनका मेलजोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज़्यादा नहीं था। कभी कभी एक आध कविता लिखने की कोशिश करते, उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते कि दिन भर तरु पल्लवों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि यदि आलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु पल्लव समेत इन सारे पेड़ पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता, तो ये मृतप्राय भद्र वंशधर नवीन जीवन लाभ कर लेता। पोस्ट मास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एकमात्र पितृहीन अनाथ बालिका उनका काम काज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन। उम्र 12-13 वर्ष। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना भी नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता, जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी ईषत हथकंप होने लगता, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज़ लगाते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज़ की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज़ पर ही कभी अंदर नहीं आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्ट मास्टर, तू क्या कर रही है? कि रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूँ रसोई घर में। पोस्ट मास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्ट मास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है? बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सी याद हैं, बहुत सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से 2-1 शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास ही ज़मीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन एक तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती है। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफ़ी रात हो जाती, तब आलस के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस वृहद आठचाला के एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर भी अपने घर की बात चलाते। छोटे भाई की बात, माँ और दीदी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता उनकी बात, जो बातें उनके मन में बार बार उदय होती रहती, पर जो नीला कोठी के गुमाश्तों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थी। उन्हीं बातों को उस अपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादा, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर
में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों से एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो क्लांत धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो। और न जाने कहाँ का एक हठी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत करुण स्वर में अपनी नातिश दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षा से धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नाविष्ट स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते कि इस समय यदि कोई आदमी अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संलग्न कोई स्नेही की प्रतिमा मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वो पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। ना तो कोई विश्वास कर सकता, न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ निश्वास लिया और फिर आवाज़ लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी हुई आई और हाँफती हाँफती बोली, भैया जी बुला रहे थे। पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा। और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ बड़ा आ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए थे। रात दिन मेंढक की टट्टर और वर्षा की आवाज़। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय उसकी बुलाहट न हुई तो वो खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। देखा पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। ये सोचकर कि वो आराम कर रहे हैं, वो चुपचाप बाहर जाने लगी कि तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झटपट लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे? पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रख कर तो देख। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तब ललाट पर शंख की चूड़ियाँ पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका ना रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वो जाकर वैद्य को बुला लाई, यथा समय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग शैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया कि अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहाँ से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरखास्त भेजी। जिस समय रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। एक दिन शाम को 1 सप्ताह के बाद उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन कहाँ चले जाओगे भैया जी? घर जाऊंगा। फिर कब लौटोगे? अब नहीं लौटूंगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरखास्त दी थी, दरखास्त नामंजूर हो गई, इसलिए अब वो इस्तीफ़ा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप करके टपकता रहा। बड़ी देर के बाद इतने धीरे धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तो उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह ये कैसे हो सकता है?
किन कारणों से ये बात संभव नहीं थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, ये कैसे हो सकता है। सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रखा गया है। कोलकाता की अपनी आदत के अनुसार वो ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका ये नहीं पूछ सकती थी कि वो सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के जरूरत न पड़ जाए, ये सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भर कर ले आई। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वो मेरी तरह ही तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयाद्र हृदय से निकली थीं, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को सहन नहीं कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं रहना ही नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया, उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीमे धीमे नाव की ओर चल दिए। जब वो नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी, तो अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगी। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी व्रत अव्यक्त मर्म व्यथा प्रकट करने लग गया। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथनी को साथ ले आएं, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे का शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बहते हुए पथिक के उदास हृदय में ये सत्य उदित हो रहा था कि जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वो उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आएं। आशा के इसी बंधन से बंधी वो किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी दोनों बाहों से जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंतौर में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रक्त चूसकर वो निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो जाता है। धन्यवाद मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं।